गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि शाम का वक्त है और हम जानते हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिन में हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और थोड़ा समय निकाल करके कुछ वीडियोस के माध्यम से भी हम उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आप भी समय का महत्व समझते हुए अपनी पढ़ाई कर ही रहे होंगे। आज क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैं साइंस में एक टॉपिक लेकर आया हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का तो टाइम आया नहीं है क्योंकि ये केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है और कहिए तो लास्ट भी 5 ही चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है सीधे तौर पर, तो ये लास्ट चैप्टर है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इसे 3rd चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि जब आप मेटल नॉन मेटल्स पढ़ते हैं, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके पहले अगर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को ठीक से समझ लेते हैं तो हमारे लिए आगे की पढ़ाई काफ़ी आसान हो जाती है। तो इसलिए हम अक्सर कोशिश करते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम लोग 3rd चैप्टर के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं या 2nd के चैप्टर के रूप में भी पढ़ाया जा सकता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या आगे चलकर अगर आपको साइंस पढ़ना है, इधर मैथमेटिक्स और बायो कोई भी स्ट्रीम आप लेंगे, तो केमिस्ट्री और ख़ास करके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसे हम लोग 3 वीडियो में पूरा करेंगे इस पूरे चैप्टर को। और हमें ऐसा लगता है कि इस 3 वीडियो को ठीक से आप अगर देखेंगे, समझ लेंगे, तो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि साइंस की पढ़ाई जो है वो कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई होनी चाहिए। बाकी कंटेंट तो आपको बुक्स में मिल ही जाएंगे, बहुत तरह के बुक्स हैं, NCERT की बुक्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट बुक्स हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की भी बुक है जिसको कि पढ़ करके आप कंटेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन कंसेप्ट हम ले सकते हैं। और उसके लिए हमें ऐसा लग रहा है कि अभी चूँकि लॉकडाउन में हम लोग के पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, बहुत तरह के टूल्स नहीं हैं, बावजूद इसके काम हमारा चल सकता है। हम देखेंगे इस वीडियो। तो इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट ये होगा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। 2nd पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और 3rd पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें कि हम देखेंगे कि व्हाट आर द ट्रेंड्स, इस ट्रेंड की चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। फिलहाल हम लोग ये फर्स्ट वीडियो है और हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जानने से पहले हमें ऐसा लगता है कि आपको क्या ज़रूरत है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, इसे थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हम क्यों क्लासीफाई करें एलिमेंट्स को। या आप बायो में भी पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसकी ज़रूरत आखिर क्या है? बड़ी आसान सी बात है। जैसे आप एक दुकान चला रहे हैं या कोई एक दुकानदार किराने की दुकान चला रहा है और उस दुकान में 150-200 आइटम, साबुन है, तेल है, बिस्किट है, चॉकलेट है, आटा है, दाल है, सब कुछ है, 150-200 आइटम। तो आप अक्सर देखते होंगे कि वो जो दुकानदार होता है वो चीज़ों को अरेंज करके रखता है और उतनी वैरायटीज़ में भी अगर आप उसे कुछ भी मांगते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो निकाल करके दे देता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो चीज़ों को अरेंज करके रखता है। आप कल्पना कीजिए एक स्थिति कि कोई दुकानदार चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दे, 200 आइटम्स हैं और ला करके रखते जाए, खोल खोल करके सबको मिला दे। आलू के साथ साबुन भी है और उसी के साथ तेल भी है और चॉकलेट बिस्किट्स भी है। अब कोई अगर आएगा मांगने के लिए कि हमें लाइकवाइज साबुन दीजिए, तो हो सकता है उसे ढूंढने में 1 घंटा लग जाए। ठीक उसी तरह से चाहे एलिमेंट्स हो या बायोलॉजी में हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं,
हमारी स्टडी आसान हो जाए। हम जब उनके नेचर के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारी स्टडी आसान हो जाए, कन्वीनियंट। इसके लिए हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, और क्लासीफाई करने का तरीका होता है, जैसे 200 बच्चे हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं अमंग डिफरेंट क्लासेस। इस आधार पे करते हैं। बहुत सारा बेसिस हो सकता है, एज़ पर देयर हाइट, एज़ पर देयर वेट, एज़ पर देयर IQ, एज़ पर देयर नॉलेज एबिलिटी, एज़ पर देयर कलर। कोई भी आधार हम ले सकते हैं, उस आधार पर हम बच्चों को क्लासीफाई कर देंगे, 10 जगह बिठा देंगे। उसी तरह जब एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई करने की बात आई तो आधार सोचा जाने लगा। तो एक मुद्दे पर तो सब लोग सहमत थे कि नहीं, उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको सजाया जाए, उनके फिजिकल एंड केमिकल नेचर के आधार पर। यानी एक जगह अगर 15 एलिमेंट्स को रखा जाए तो उन 15 सारे के सारे एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल नेचर एक जैसे मिलते जुलते हों। इससे एक फ़ायदा क्या होगा, हम उस एक ग्रुप के किसी एक एलिमेंट के बारे में अगर डिटेल्स पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो बाकी 14 के बारे में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्लासिफिकेशन का पर्पस है, उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य को आगे लेकर के लोगों ने प्रयास करना शुरू किया कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। सबसे पहला सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन डॉवर्नियर का था। डॉवर्नियर एक जर्मन प्रोफेसर थे, और उन्होंने काफ़ी पहले, ये हम समझते हैं 19वीं सदी के शुरुआत में, 1800 कुछ ईस्वी में शायद, काफ़ी पहले, जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट इतना अधिक नहीं, काफ़ी कम हुआ था, और ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 30 एलिमेंट ही खोजे जा चुके थे। आज तो 120 एलिमेंट्स क्रॉस कर गए हैं। तो करीब करीब 30 एलिमेंट की ही खोज हो सकी थी उस वक्त, और डॉवर्नियर ने एक अपना मत दिया लोगों को। डॉवर्नियर ने 3-3 एलिमेंट का समूह बनाया, 3-3 एलिमेंट, उसका नाम दिया उन्होंने ट्राइड मीन्स 3 ऐसे भी होता है। 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया उन्होंने, और कहा कि देखिए ये बड़ा ही मैजिकल ग्रुप है। मैजिकल इन द सेंस कि इसमें बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है, मिला जुला करके, रफली, ऑलमोस्ट। और इन तीनों के फिजिकल एंड केमिकल नेचर को गौर कीजिए तो वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। था तो बड़ा अच्छा सुनने में लगा। 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट का लक्षण मिलता जुलता है तीनों का आपस में। और एक और मैजिकल सिमिलरिटी थी, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड इन मिडल वाज द रफली एवरेज of the atomic masses of the first and the third member। लेकिन उस वक्त तक कुल 30 एलिमेंट्स की खोज हुई थी, और डॉवर्नियर उसमें 3 या 4 ट्राइड ही बना सका था। आपके NCERT बुक में केवल 3 ट्राइड का जिक्र है। जैसे एक ट्राइड को आप ले लेंगे, आप बैठेंगे अपना नोटबुक लेकर के, और आप एग्जामिन कर सकते हैं कि उनके ट्राइड में जो बात उन्होंने बताई है वो सही है या गलत। से एक बहुत ही कॉमन ट्राइड है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। आप देखेंगे कि सोडियम बीच में आया, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 के करीब होता है, और वो लिथियम और पोटासियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर आ रहा है कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि क्या इन तीनों के फिजिकल एंड केमिकल नेचर मिलते जुलते हैं। तो आपको बड़ी खुशी होगी, है तो बिल्कुल ठीक ठाक बात। लेकिन कोई ऐसा सिस्टम क्या एक्सेप्टेबल हो सकता है जो केवल 9 या 12 आउट ऑफ 30 केवल 9 या 12 स्टूडेंट एलिमेंट्स की ही चर्चा कर सके। जैसे दुकान में 200 सामान है, आपने 50 को तो अरेंज कर दिया, बाकी 150 को ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए डॉवर्नियर का प्रयास तो अच्छा था, लेकिन दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स को के लिए बना हुआ सिस्टम नहीं था। बाद में एक इंग्लिश साइंटिस्ट
न्यूलैंड का एक सिस्टम आया था, अंग्रेज वैज्ञानिक। न्यूलैंड ने बड़ा अच्छा प्रयास किया था। और आज जो हम लोग पीरियोडिक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, इस वर्ड का एक तरह से कहा जाए एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के संदर्भ में सबसे पहला प्रयास न्यूलैंड का ही था। पीरियोडिसिटी दिखाने का प्रयास सबसे पहले न्यूलैंड ने किया था। हम देखते हैं और समझते हैं ये पीरियोडिसिटी है क्या। पीरियोडिक मोशन आप पढ़े होंगे साइंस नीचे के क्लासेस में, फिजिक्स में। पीरियोडिक ऐसा कोई भी इवेंट जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है, वो पीरियोडिक मोशन है, वो पीरियोडिसिटी कहलाती है। जैसे पेंडुलम है, एक सर्टेन टाइम के बाद खास उसी जगह पहुंच जाता है, या हर पॉइंट से एक सर्टेन टाइम के बाद गुजरता है। न्यूलैंड ने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स, न्यूलैंड के टाइम तक 56 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी। न्यूलैंड ने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स उनको अगर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर सजाया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां एलिमेंट जो आता है उसका लक्षण पहला से मिलता है, उसको पहला के नीचे रख देंगे। 9वां एलिमेंट जो आता है उसका लक्षण दूसरा से मिलता है। 10वां एलिमेंट जो आता है उसका लक्षण तीसरा से मिलता है, उसको तीसरा के नीचे रखेंगे। ये पेरियोडिसिटी हुई। एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं पहले वाले से, दिस इज पेरियोडिसिटी। हर 7 के बाद 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले से मिलेगी। हमारे संगीत में 7 नोट होता है, 7 नोट्स, सा रे ग म प ध नी के बाद फिर से सा हो जाता है, सा रे ग म प ध नी सा। ठीक म्यूजिक नोट की तरह एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मिलती जुलती है। इस आधार पर उन्होंने तब तक कुल जो 56 एलिमेंट की खोज हुई थी उसको सजा दिया। लेकिन न्यूलैंड भी फेल कर गया। फेल कहाँ किया? कैल्शियम तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। आप देखेंगे बुक जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, कैल्शियम तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स आए उनका लक्षण ऊपर वाले से मिल नहीं रहा था, और ये पूरा का पूरा कैल्शियम के बाद सीक्वेंस ही गड़बड़ हो गया। एक जैसे केमिकल और फिजिकल नेचर वाले को एक रो में रहना चाहिए था, आयरन कहीं है, निकेल कहीं है, ये गड़बड़ हो गई। दूसरा, कहीं कहीं पर न्यूलैंड ने एक ही घर में, एक ही स्लॉट में 2-2 एलिमेंट को डाल दिया। जैसे कोबाल्ट और निकेल को एक ही जगह रख दिया प्रॉपर्टीज मिलाने के चक्कर में, लेकिन वो भी ठीक से हुआ नहीं। किस ग्रुप में रख दिया? हैलोजन वाले ग्रुप में रख दिया, जिसमें क्लोरीन आयोडीन था, उसमें निकेल कोबाल्ट चला गया। यानी कि कैल्शियम के बाद ये फेल कर गया न्यूलैंड का ऑप्टिक। प्रयास तो अच्छा था, लेकिन एक गलती क्या की न्यूलैंड ने? न्यूलैंड समझ बैठे कि 56 एलिमेंट की खोज हुई है और अब कोई एलिमेंट है ही नहीं, जबकि उन्हें ऐसा समझना चाहिए था कि भविष्य में और भी एलिमेंट्स खोजे जाएंगे। क्योंकि डॉवर्नियर ने जब अपना सिस्टम दिया था उस वक्त केवल 30 एलिमेंट की खोज हुई थी, और उसके 30-40 साल बाद जब न्यूलैंड ने अपना सिस्टम दिया तो 56 एलिमेंट हो चुके थे। तो उनको यह समझना चाहिए था कि भविष्य में और भी एलिमेंट्स खोजे जाएंगे और उनकी क्या व्यवस्था होगी, इसको भी डिफाइन करना चाहिए था अपने सिस्टम में, लेकिन ऐसा नहीं कर सके और उनका भी सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया गया साइंस वर्ल्ड के द्वारा। अब आते हैं, तीसरा प्रयास किया गया है मेंडलीव के द्वारा, एक रशियन साइंटिस्ट जिनकी की काफ़ी चर्चा होती है, और आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका फाउंडेशन मेंडलीव के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो हम कहते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी व्यक्ति का था तो मेंडलीव का था।
मेंडलीव ने न्यूलैंड की बातों को ही आगे बढ़ाया, बोला बिल्कुल सही बात है, एटॉमिक मास के आधार पर जब हम एलिमेंट को सजाते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज मिलने लगती है। न्यूलैंड फेल क्यों किया कैल्शियम के बाद? न्यूलैंड समझ बैठा कि इतना ही एलिमेंट है। मेंडलीव ने जोर देकर कहा कि एलिमेंट्स और भी हैं। मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे और मेंडलीव ने कहा और भी एलिमेंट्स हैं जिसकी खोज होनी अभी बाकी है, और कैल्शियम के बाद अगर कोई एलिमेंट है और उसको प्लेस कर रहे हैं ऊपर वाले से उसकी प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, वो गैप छोड़ देता था, वो खाली घर छोड़ देता था, बोलता था यहाँ पर भविष्य में कोई एलिमेंट खोजा जाएगा एंड दैट विल बी प्लेस्ड हियर, और ऐसा हुआ। तो मेंडलीव की दूरदर्शिता थी जिसकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल लोग मानने लगे। मेंडलीव ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाया था। 63 एलिमेंट्स वे डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, और उसने क्या किया कि 63 कार्ड्स बनाए। कार्ड, आप प्लेइंग कार्ड्स वगैरह देखते हैं, ताश जिसको बोलते हैं, उससे थोड़ा बड़ा बड़ा या उसी साइज़ का कार्ड बनाया उसने, और हर एक एलिमेंट के लिए एक कार्ड, उसमें एलिमेंट का सिंबल लिखा, एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी उसमें जिक्र किया ताकि उसको सजाने में सहूलियत हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए उसने 2 बेसिस लिया, एक कि वो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कैसे कंबाइन करता है और दूसरा वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन करता है। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अगर उस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के लिए R, कैपिटल R सिंबल का यूज़ किया जाए तो वो हाइड्रोजन के साथ कैसे कंबाइन करेगा। अगर R की वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन की भी चूँकि 1 है तो उसका फॉर्मूला होगा RH। अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही रहेगी। अगर R की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की 1 है तो कंपाउंड बन जाएगा RH2। अगर R की वैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन की तो 1 ही रहेगी तो कंपाउंड बनेगा RH3। ये सिंबल उसने लिखा उस कार्ड पर उसके नेचर के हिसाब से। ऑक्साइड की वैलेंसी आप जानते हैं 2 है, अगर R की वैलेंसी 1 रहेगी तो R2O, अगर R की वैलेंसी 2 रहेगी तो RO, अगर R की वैलेंसी 3 रहेगी तो R2O3। इस प्रकार का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मेंडलीव ने उस कार्ड पर सारे एलिमेंट्स का किया था और उसके आधार पर उन्होंने एलिमेंट्स को सजाया, और कमोबेश वो पीरियोडिक टेबल एक्सेप्टेबल था लोगों के लिए। नहीं, बड़ा अच्छा है ये, लेकिन दिक्कत उसमें भी आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी? पहली दिक्कत आई, द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिफाइंड बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 जरूर है, लेकिन वो मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़े तो लूज भी कर देता है और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और नॉन मेटल की तरह वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेता है। तो लोगों ने पूछा कि भाई हाइड्रोजन को कहाँ आप रखिएगा, सोडियम वाले ग्रुप में रखिएगा या हेलोजन वाले ग्रुप में रखिएगा। इसका सही जवाब, इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब मेंडलीव नहीं दे सके। उसके बाद एक आध ऐसा प्लेस भी आया था, 1-2 ऐसा जगह आया था जैसे निकल एंड कोबाल्ट। निकल और कोबाल्ट के एटॉमिक मास में आप गौर करेंगे बहुत माइनर डिफरेंस है, फ्रैक्शन का फ़र्क है, और कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है और निकल का कम है, तो कोबाल्ट को ही पहले रखना पड़ गया और निकल को ही बाद में रखना पड़ गया, जबकि निकल पहले होना चाहिए था। ऐसा इसलिए किया मेंडलीव ने क्योंकि फिर उसका ये जो प्रॉपर्टीज़ था, प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर गड़बड़ा जा रहा था, यानी कि कहीं कहीं पर लेस एटॉमिक मास वाले को पहले रखना पड़ा और ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को बाद में रखना पड़ा। तीसरा जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा दोष निकला वो ये कि मेंडलीव कुडंट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल।
आइसोटोप्स के बारे में आप पढ़े हैं या हाँ बिल्कुल पढ़े होंगे आप रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में या एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी पढ़े होंगे। आइसोटोप्स जो होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफ़र करता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे अब 2-4 मिनट में। क्लोरीन का एटॉमिक मास या मास नंबर कहिए 35 भी होता है, 37 भी होता है। अब बताइए 35 को कहाँ रखिएगा, 37 को कहाँ रखिएगा, दोनों का केमिकल नेचर सेम है। यहाँ पर मेंडलीव बेचारा फेल करेगा, लेकिन आफ्टर ऑल मेंडलीव का प्रयास बिल्कुल हिस्टोरिक था और उसने एक फाउंडेशन तैयार कर दिया कि बाद के साइंटिस्ट आए तो थोड़ा बहुत इसमें ज़रूरत पड़ने पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और ये पीरियोडिक टेबल बढ़िया बना। मोस्ले, जिनको कि आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाता है, उन्होंने ही बनाया है आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये काफ़ी रिसेंटली 20वीं सदी की शुरुआत में मोस्ले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया। मोस्ले के बारे में आपको एक बात जाननी चाहिए कि आज जो हम लोग एटॉमिक नंबर वर्ड का यूज़ करते हैं दैट वाज क्रिएटेड बाय मोस्ले। मोस्ले ने ही एटॉमिक नंबर का आविष्कार किया था। मोस्ले ने कहा कि किसी भी एलिमेंट का नेचर क्या होगा, केमिकल नेचर क्या होगा, ये एटॉमिक मास डिसाइड नहीं करता। इट इज़ डिसाइडेड बाय एटॉमिक नंबर बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड in an electrically neutral atom number of proton is equal to number of electrons, and electrons means electronic configuration, that is the number of outermost electrons, that is valence electrons, and valence electrons decides the chemical nature of the element. इसलिए मोस्ले ने लोगों को बताया कि ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है मेंडलीव के द्वारा है तो ठीक, लेकिन इसे एटॉमिक मास के आधार पर, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर बनाया गया है, बनाना चाहिए एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और मोस्ले ने कुछ नहीं किया, सारे एलिमेंट को फिर से एक बार सजाया एज पर देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब तक जो एलिमेंट सजाए गए थे वो एटॉमिक मास के आधार पर सजाए गए थे और अब उन्होंने सजाया एटॉमिक नंबर के आधार पर। और जितनी एनॉमलीज थी, जितने ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जितनी कमियां थी, ऑलमोस्ट सब की सब दूर हो गई। बस सिर्फ एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंट को सजा दिया। अब देखिए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में एक बड़ा बेसिक फ़र्क है, आप भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को। एटॉमिक मास रेगुलर ऑर्डर में नहीं बढ़ता है, जैसे 4 है, 4 के बाद हो सकता है 7 हो जाए, 95 है, 95 के बाद वो 97 ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं हो सकता 98 हो जाए, 99 हो जाए, हो सकता है एक ही छलांग लगाए, कभी कभी 4 छलांग लगा देता है। तो कोई भी वैज्ञानिक ये कैसे डिसाइड करेगा कि एक्स और वाई के बीच में कितने एलिमेंट्स भविष्य में खोजे जा सकते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर रेगुलर ऑर्डर में बढ़ता है, 1 के बाद 2 ही होगा, 2 के बाद 3 ही होगा, 3 के बाद 4 ही होगा। और इस वजह से ये तय कर पाना आसान हो गया कि और कितने एलिमेंट्स की खोज बीच बीच में होनी है। और बाद में उनका जब इन्वेंशन हुआ तो वो उसमें प्लेस हो गए। और हाइड्रोजन का प्लेस भी बता दिया मोस्ले ने, बोला हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है, इसलिए इसके लिए एक अलग से जगह बना दो। फर्स्ट ग्रुप यानी कि लिथियम सोडियम वाले ग्रुप के ऊपर पर अलग से एक प्लेस बना दिया गया हाइड्रोजन के लिए। अब एक चीज़ और समझना है, मेंडलीव ने सजाया एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पर। उसने एक लॉ दिया था जिसे मेंडलीव्स एटॉमिक पीरियोडिक लॉ कहते हैं। और मेंडलीव ने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसे चेंज किया मोस्ले ने, कहा नहीं, इसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया। कहा नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और यही बात सच है। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताना आपको भूल गया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने जगह खाली छोड़ दिया था, भविष्य में एलिमेंट खोजे जाएंगे और वो वहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। वो जगह खाली बिल्कुल नहीं छोड़ा था, उसने उसका एक सिंबॉलिक नाम रख दिया था। जैसे एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे आप गौर करके देखेंगे गैलियम होगा अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में,
गैलियम का आविष्कार उस वक्त नहीं हुआ था। तो एल्यूमिनियम के नीचे उसने एक्का एल्यूमिनियम, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उस गैलियम का पहले ही नाम रख दिया था, उसकी खोज भी नहीं हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कार्बन वाले ग्रुप में सिलिकॉन है, कार्बन सिलिकॉन। सिलिकॉन के नीचे आप देखेंगे जर्मेनियम है पीरियोडिक टेबल में। जर्मेनियम का आविष्कार मेंडलीव के टाइम में नहीं हुआ था, तो मेंडलीव ने उस घर को खाली छोड़ दिया और उसका नाम रखा एक्का सिलिकॉन। एक्का मीन्स होता है एक प्रीफिक्स है, संस्कृत का भी हिंदी का भी, एक्का। तो ये बुद्धिमानी की थी और बाद में एक्का एल्यूमिनियम गैलियम के रूप में, एक्का सिलिकॉन जर्मेनियम के रूप में रिप्लेस हुआ। तो ये था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि जिससे कि सवाल भी पूछे जाते हैं सीबीएसई में, और आपको जानना भी चाहिए कि किस किस प्रकार से आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हर साइंस के स्टूडेंट के घर में लगा हुआ रहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग भी बच्चों को कहते हैं कि उसको खुद से ड्रॉ करो तो ज़्यादा समझने में सहूलियत होगी। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस फॉर्म में कैसे आया, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस पर हम लोगों को काफ़ी ध्यान दे करके सीखना है। और फिर थर्ड पार्ट में देखेंगे कि उसके ग्रुप और पीरियड में क्या ट्रेंड्स होते हैं। ये ट्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बच्चे अक्सर याद कर लेते हैं। ट्रेंड याद करना संभव नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप भूल जाइएगा। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साइंस पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हमें याद नहीं करना पड़े, हम 10% 5% ही चीज़ों को याद करें, बाकी चीज़ हम समझ लें कंसेप्ट। तो ये आपको आपका हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वीडियो था और आप इसे बार बार देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये खूब अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी की बुक में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और तब वीडियो देखेंगे, आप फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद आप उस पर अराइज कीजिए क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, डॉबर्नियर स्ट्राइड में क्या दिक्कत हुआ, न्यूलैंड का ऑक्टेव क्यों फेल कर गया, मेंडलीव्स लॉ में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और फिर वो कैसे ठीक हुआ, मॉडर्न मोस्ले के द्वारा कैसे किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे उन सारी दिक्कतों को दूर किया गया। ठीक है, तो हम लोग अब वेट करें दूसरे वीडियो की, और इस वीडियो को आप देखिए, समझिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।